आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.11 का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, किसका? प्रश्नावली 7.11 का। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। किसकी? निश्चित समाकलन की, डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, ये पढ़ना है बेटा। ठीक है ना? अब कहेंगे सर ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप गुणधर्म पढ़ोगे ना, गुणधर्म को अगर आप सीखोगे, निश्चित समाकलन के गुणधर्म को अगर आप सीखोगे तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी जल्दी बनने लग जाएंगे। मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन तुम तुरंत निकाल दोगे चुटकियों में। ठीक है ना? बिना प्रॉपर्टीज के भी काम चल जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज नहीं भी पढ़ोगे तब भी तुम समाकलन निकाल सकते हो, निश्चित समाकलन निकाल सकते हो। बस दिक्कत ये होगी कि वो तुम लेंथी तरीके से निकालोगे। पिछली 2 एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन किया ना, अगर मैं उनको गुणधर्मों से करता तो वो तुरंत निकलते, 1-1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकलता। ठीक है, तो इसलिए गुणधर्म पढ़ना जरूरी है। जैसा कि आपको याद हो तो सारणिक चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 सारणिक जो था हमारा, उसके अंदर भी हमने गुणधर्म पढ़े थे, है ना? सारणिक निकालना वैसे हमें आता था, लेकिन फिर भी हमने गुणधर्म पढ़े थे। उससे क्या बेनिफिट हुआ? उससे बेनिफिट ये हुआ कि गुणधर्म पढ़ने के बाद सारणिक जो है ना वो जल्दी निकलने लग गया। वही सेम चीज इसके साथ होगी। ठीक है, शुरुआत में तुम्हें गुणधर्म जो है ना वो थोड़े से बोरिंग से लग सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि यार डायरेक्टली निकाल लेंगे, क्या गुणधर्म सीख के करेंगे, ऐसा लग सकता है। लेकिन गुणधर्म सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा से बुरे लग सकते हैं, है ना, थोड़ा से बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन फिर बाद में बहुत अच्छे लगेंगे तुमको ये। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, है ना। सबसे पहला गुणधर्म ये कहता है कि अगर मैं मान लो कि लेट्स से कि एफ एक्स का ए से बी में निश्चित समाकलन ज्ञात करना चाहता हूँ, एफ एक्स डी एक्स का ए से बी में निश्चित समाकलन ज्ञात करना चाहता हूँ, तो यह बराबर होगा एफ टी डी टी के ए से बी में निश्चित समाकलन के। ठीक है, ये बराबर होगा एफ वाई डी वाई के ए से बी में निश्चित समाकलन के। ये बराबर होगा एफ जेड डी जेड के ए से बी में निश्चित समाकलन के। कहने का मतलब ये है कि निश्चित समाकलन में अगर आप एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं ना अंदर, तो उस एफ एक्स डी एक्स को लिखना चाहें तो एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं, एफ टी डी टी को लिखना चाहें तो आप एफ वाई डी वाई भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये जो वेरिएबल है ना, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। पहली बात ये, ठीक है ना। अब कहें सर ऐसा क्यों? आप खुद सोचिए ना, इसका जो आंसर आएगा, इसका मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ, इसका मतलब होता है कि एफ एक्स जो है वो ए से बी में कितना नेट एरिया कवर कर रहा है, इसका ये मतलब है ना। अब इसका जो आंसर आएगा वही आंसर तो इसका आना है भाई, वही आंसर इसका आना है, वही आंसर इसका आना है। तो डेफिनाइट इंटीग्रल में आप वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो। पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मान लो कि आपसे कोई कह दे कि एफ एक्स डी एक्स का ए से बी में नेट एरिया किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर एफ एक्स डी एक्स का ए से बी में नेट एरिया बराबर होता है माइनस ऑफ बी से ए में एफ एक्स डी एक्स के नेट एरिया के। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाउंड्री को इंटरचेंज कर दें, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, बाउंड्री को इंटरचेंज किया, जैसे आप बाउंड्री को इंटरचेंज करेंगे ना तो निशान बदल जाएगा। सीधी सी बात है, बाउंड्री को जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे निशान बदल जाता है। ठीक है, समझ में आ गई भाई? होता क्या है कि अगर आप ए से बी का एरिया देख रहे हैं, हम हमेशा है ना डेफिनाइट इंटीग्रल में जो एरिया चेक करते हैं वो लेफ्ट से राइट में करते हैं, लेफ्ट से राइट में, माइनस से पॉजिटिव की तरफ ऐसे जाते हैं। तो अगर ए से बी का एरिया पॉजिटिव है तो बी से ए का एरिया जो होगा ना वो नेगेटिव माना जाएगा। ये चीज़ होती है। समझ में आ गई? कहने का मतलब कि अगर आप बाउंड्री इंटरचेंज कर देंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात समझ में आई? तीसरी बात, अगर कोई आपसे कह दे कि भाई ए से ए में एफ एक्स डी एक्स का डेफिनाइट इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, ए से ए में एफ एक्स डी एक्स का डेफिनाइट इंटीग्रल किसके बराबर होगा, निश्चित समाकल किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इस फंक्शन का ए से ए में ही एरिया चेक करना चाहते हैं। अब मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलता कि भाई एक फंक्शन है उसका ए से बी में एरिया चेक करना है, तब उसका कोई ना कोई एरिया होता है ना, कुछ ना कुछ एरिया निकल के आता।
लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी फंक्शन का ए से ए में ही एरिया चेक करना है, तो कुछ बना ही नहीं ना भाई, समझ में आई। अगर मान लो कि 2 पॉइंट अलग दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर का 3 से 4 के बीच में एरिया बताओ, तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ एरिया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर का 3 से 3 में एरिया बताओ, तो एरिया कहाँ हुआ, वो एरिया है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, एक रेखा बन गई, एरिया तो बना ही ना, समझ में आ गई। तो इसका एरिया क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तीसरी बात समझ में आ गई। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो भाई, ये भी बहुत आसान है, ग्राफिकल तुम्हें समझ में आ जाएगा ये चीज़। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फंक्शन है, उसका एरिया है ए से सी में, है ना, वो जो फंक्शन है वो बाउंडेड है ए से सी में। अगर मैं उस फंक्शन का ए से सी में आपसे नेट एरिया पूछूं, तो क्या वो ये इसके बराबर नहीं होगा, उस फंक्शन का ए से बी में नेट एरिया प्लस में उस फंक्शन का बी से सी में नेट एरिया, ऐसे ही तो होगा, है ना। अगर किसी फंक्शन का ए से सी में अगर मैं आपसे नेट एरिया पूछ रहा हूँ, तो अगर मैं उसको लिखना चाहूँ तो ऐसे नहीं लिख सकता क्या, भाई उस फंक्शन का ए से बी में नेट एरिया प्लस में उस फंक्शन का बी से सी में नेट एरिया, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आपसे बिल्कुल सकते हैं। भाई कोई फंक्शन है, मान लो कि एक्स स्क्वायर फंक्शन ले लो आप, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है उसका 3 से लेकर के 5 तक के बीच का जो एरिया है वो असल मायने में बराबर होगा 3 से 4 तक का एरिया, जब 4 से 5 तक का एरिया, तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी है। भाई कोई फंक्शन है, उसका अगर ए से सी में नेट एरिया जानना चाहता हूँ, तो किसके बराबर होगा, ए से बी में नेट एरिया प्लस में बी से सी में नेट एरिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बाउंड्रीज को कितने ही हिस्सों में तोड़ सकते हैं, इस तरीके से, ये कहना चाह रहा हूँ। समझ में आ गई, क्लियर है बात मेरी। अब देखो आप अगली प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी तो आसान सी हैं, कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको, है ना। अब पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, वहां से मेन चीज स्टार्ट होती है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि ए से बी में जो एफ एक्स डी एक्स है ना, अगर आप उसको लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं ए से बी में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। वापस समझिए, डेफिनाइट इंटीग्रेशन वाले सवालों में एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स लिखा है ना, वहाँ अगर आप लिखना चाहें तो एक्स की जगह आप लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको कई सवाल ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन याद करने की कोशिश करूँगा ना, तो मुश्किल लगेगा वो सवाल, जबकि अगर मैं इस तरीके से इंटीग्रेशन याद करने की कोशिश करूँगा तो वह सवाल कई बार आसान बन जाता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन वाले सवालों में हम एफ एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ पे हम ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। अब मैं इसका प्रूफ करवा देता हूँ, और इसका प्रूफ मैं प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। शुरुआत की 4 जो गुणधर्म थे ना, उनका प्रूफ कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो आसान आसान से ही थे, पता चल रहा था भाई ए से सी तक का एरिया अगर हमें देखें तो ए से बी प्लस बी से सी होगा, ए से ए में एरिया 0 होगा, ये सारी चीज़ें तो ग्राफ से पता चल रही थी, दिमाग में पता चल जा रही थी। अब यहाँ पे जो 5 से लेकर के आगे जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी मैं आपको प्रॉपर प्रूफ करवाऊँगा, ठीक है। देखिए, तो इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए काम करेंगे, हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ये जो ए प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ टी, ठीक है, ठीक है जी। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष डेरिवेटिव लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस का डी एक्स बराबर डी टी, माइनस का 1 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स होगा ना, डी एक्स इस तरफ आएगा तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, है ना, ठीक है जी। अब इन वैल्यूज़ को मैं लेफ्ट साइड में डाल दूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए से बी में एफ एक्स डी एक्स, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे डालता हूँ भाई, तो ये हो जाएगी एफ एक्स, एफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स का, एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देख के बताओ, तो आपके आंसर एक्स की जगह लिख सकते हैं आप ए प्लस बी माइनस टी, ऐसा लिख सकते हैं। आप इसको सोल्व करेंगे ना, वहाँ पे लेके जाएंगे, फिर माइनस कॉमन लेंगे, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। और डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी, माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कहेंगे सर यहाँ पे बाउंड्री भी तो लगाइए, तो बेटा बाउंड्री तो मैं लगाऊंगा, लेकिन बाउंड्री किसकी लगाऊँ, तो आपको सर टी की बाउंड्री लगानी पड़ेगी, और टी की बाउंड्री पता है मुझे, आपके सर नहीं, है ना, क्योंकि ये जो बाउंड्री ये एक्स की है। यहाँ देखो, जब अंदर चीज़ एक्स वाली है तो आप एक्स की बाउंड्री लगाओ, लेकिन अगर आपने अंदर वाली चीज़ को टी बना दिया तो आपको टी वाली बाउंड्री लगानी पड़ेगी बेटा, तो मुझे यहाँ पे टी वाली बाउंड्री चाहिए। अब टी वाली बाउंड्री कहाँ से निकालूंगा, टी वाली बाउंड्री यहीं से निकलेगी, यहाँ से, कैसे, अभी बताता हूँ। देखो, जब मैं अगर देखूँ तो एक्स की बाउंड्री क्या है, तो ये बताओ, आप कहेंगे सर एक्स की बाउंड्री है ए से बी, तो एक्स की बाउंड्री है ए से बी, तो उस हिसाब से मुझे बताओ कि टी की बाउंड्री क्या हो जाएंगी, जब एक्स की वैल्यू ए है तो टी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको सर यहाँ से पता चल जाएगा, टी की वैल्यू होगी सर जी बी, अगर मैं एक्स की वैल्यू ए रखूँगा यहाँ पे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, बी आएगी,
और जब एक्स की वैल्यू बी है तो टी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से पता चल जाएगा। टी की वैल्यू होगी सर जी ए। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स की बाउंड्री अगर ए से बी थी, एक्स की बाउंड्री अगर ए से बी है तो टी की बाउंड्री क्या है, टी की बाउंड्री बी से ए है। ये कहने का मतलब है। समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमने पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर मैं बाउंड्रीज को इंटरचेंज कर दूं तो निशान बदल जाता है। तो मैं यहाँ पे बाउंड्रीज को इंटरचेंज कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, जिससे कि निशान चेंज हो गया। यहाँ पे माइनस था, अब केवल माइनस लगा नहीं, तो कुछ ऐसा हो गया। यहाँ बात समझ में आ गई? ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप वेरिएबल चेंज कर देते हैं ना, जो वेरिएबल है टी डी टी, एक्स डी एक्स, वाई डी वाई, अगर आप उनको चेंज कर देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए से बी में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा सेम आएगा। बताए ना, स्टार्टिंग पहली प्रॉपर्टी यही थी कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आप एफ एक्स डी एक्स को लिखना चाहें तो एफ टी डी टी, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड ऐसा लिख सकते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे करी, जहाँ जहाँ पे टी था वहाँ वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड ही तो है। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया। इसका प्रूफ मायने नहीं रखता, ना ही इसके प्रूफ की जरूरत थी, मैंने फॉर्मेलिटी के लिए इसका प्रूफ करवा दिया। ठीक है, मेन चीज़ है इसको याद रखना। ठीक है, आप इंटीग्रेशन वाले सवालों में एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ अगर लिखना चाहें तो ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये मेन चीज़ थी, ये याद रखनी है आपको। ये प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो एज ए फॉर्मेलिटी आपको कराया गया है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी आप देखिए। थोड़ा सा आपको भारी लगी होगी ना चीज़ें, स्टार्टिंग में लगेंगी, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब बहुत आसान लगेंगी ये चीज़ें। ठीक है, यकीन मानिए और आप बस देखते जाइए इस चीज़ को। छठी प्रॉपर्टी देखो, छठी प्रॉपर्टी इसी से निकली है भाई। छठी प्रॉपर्टी कहती है कि जीरो से ए में जो एफ एक्स डी एक्स है, अगर मैं उसको लिखना चाहूँ तो उसको लिख सकता हूँ जीरो से ए में एफ ऑफ जीरो प्लस ए माइनस एक्स, यानी कि ए माइनस एक्स, है ना। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो हम एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले सवालों में अगर बाउंड्री जीरो से ए मिल जाए, किसी क्वेश्चन में जीरो से ए मिल जाए, जीरो से तीन, जीरो से चार, इस तरीके से कभी बाउंड्री मिल जाए आपको, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, एफ एक्स की जगह क्या लिख देना है, एफ एक्स की जगह लिख देना है एफ ऑफ ए माइनस एक्स। सीधी सी बात, ऐसे याद रखिए। एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ क्या लिख देना है, ए माइनस एक्स लिख देना है। समझ में आ गई? ये प्रॉपर्टी इसी से ही बनी है, कोई अलग नहीं है, इसी से ही बनी है। समझ में आई? ठीक है, सातवीं प्रॉपर्टी देखो भाई। सातवीं प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। सातवीं प्रॉपर्टी कहती है कि जीरो से टू ए में अपन एफ एक्स डी एक्स को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस में जीरो से ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप रट लीजिए। जीरो से टू ए में एफ एक्स डी एक्स को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस में जीरो से ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ करवा देता हूँ आपको। प्रूफ कैसे करेंगे वो समझो आप। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में मैंने चीज़ बताई थी कि आप बाउंड्रीज को तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे जीरो से टू एफ एक्स डी एक्स है ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस में ए से टू ए एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अब मुझे ऐसा ऐसा बनाना है, तो ऐसा ऐसा बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये चीज़ तो ऐसी ऐसी बन गई। बस इस चीज़ को ऐसा ऐसा बनाने की कोशिश करनी है मुझे। अब इस चीज़ को ऐसा ऐसा कैसे बनाऊंगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बाउंड्री ए से टू ए और जो हमें बनाना है वहाँ पे बाउंड्री बनानी है जीरो से ए, यानी कि जो हमें चीज़ चाहिए उसमें बाउंड्री चेंज हो रही है। अगर बाउंड्री चेंज हो रही है तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करूँगा तभी तो बाउंड्री चेंज कर पाऊंगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करता हूँ इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर, इसको छेड़ूंगा नहीं, इसको छेड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, हम मान लेंगे क्या, हम टी को बराबर मान लेंगे टू ए माइनस एक्स के, ऐसे मैंने मान लिया। अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करूंगा तो हो जाएगा डी टी बराबर इसका डेरिवेटिव शून्य, ये हो जाएगा माइनस का डी एक्स, माइनस वन होगा, ये डी टी अपॉन डी एक्स होगा ना, इस तरफ आ जाएगा ना, इस तरीके से। अब इन वैल्यूज़ को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो
मुझे इसको चेंज करना है ना, तो इसकी वैल्यू निकाल के देखता हूँ क्या आती है। तो यहाँ पे लिखा है एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स की निकाल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स की निकाल सकता हूँ, यहाँ से देख के बताओ। तो आप कहेंगे सर एक्स की जगह आप ले सकते हैं टी माइनस टू ए और टू ए माइनस टी, ऐसा ले सकते हैं। एक्स की जगह अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ से अगर हम देखें तो टू ए माइनस टी लिख सकता हूँ, और डी एक्स की जगह लिख सकता हूँ माइनस डी टी, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे ले देते हैं। ठीक है, अब मुझे बाउंड्री लगानी पड़ेगी। अब बाउंड्री कौन सी लगाऊंगा, बाउंड्री लगाऊंगा टी वाली ना, बाउंड्री तो मैं टी वाली लगाऊंगा। अब टी वाली बाउंड्री कैसे मिलेगी, टी वाली बाउंड्री यहाँ से मिलेगी, कैसे? तो पहले मुझे बताओ कि एक्स की बाउंड्रीज क्या थी। तो आप कहेंगे सर एक्स की बाउंड्री है हमारे पास ए से टू ए, तो टी की बाउंड्री क्या हो जाएंगी? तो आप कहेंगे सर अगर एक्स की वैल्यू ए है तो टी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से पता कर लेंगे, तो टी की वैल्यू हो जाएगी सर जी ए। एक्स की वैल्यू टू ए है तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यानी कि जब एक्स था तो बाउंड्री थी ए से टू ए, जब टी होगा तो बाउंड्री होगी ए से ज़ीरो, ए से ज़ीरो, ऐसे बाउंड्री हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर मैं बाउंड्री को इंटरचेंज करता हूँ तो निशान चेंज होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से ए एफ ऑफ टू ए माइनस टी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एफ ऑफ टू ए माइनस टी डी टी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि लिख सकता? एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, आप इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि डेफिनाइट इंटीग्रल वाइज वालों में एफ एक्स डी एक्स को हम एफ वाई डी वाई को हम एफ जेड डी जेड, एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू ऐसा लिख सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी डेफिनाइट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में नहीं डेफिनाइट इंटीग्रेशन में, क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन आपको एक संख्या देता है ना, वो संख्या चाहे तुम यहाँ से निकालो, चाहे डी डी टी से निकालो, चाहे वाई डी वाई से निकालो, सब जगह से सेम आएगी। इंटीग्रेशन आपको जबकि एक फंक्शन देता है वो अलग अलग आएगा, है ना, ये चीज़ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, और यही मुझे प्रूफ करना था आगे राइट हैंड साइड के बराबर। आई बात समझ में, यही तो प्रूफ करना था। कहने का मतलब कि इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं इस चीज़ की जगह ऐसा ऐसा लिखूंगा तो ऐसे इसी तो चीज़ बनेगी। समझ में आ गई? अब इसको आप ऐसे याद रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री जीरो से टू ए है, अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री 0 से 2a है तो हम उस बाउंड्री को इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, उस क्वेश्चन को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ऐसे याद रखना। प्रूफ मैंने करा दिया, लेकिन प्रूफ करने की वैसे जरूरत नहीं थी, इसको रटना ही पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी को रटना ही पड़ेगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई? प्रूफ तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए करवा रहा हूँ, सीधी सी बात यह है। 7वीं प्रॉपर्टी समझ में आई? अब देखो तुम 8वीं प्रॉपर्टी, 8वीं प्रॉपर्टी इसी से निकली है, कुछ अलग नहीं है, वो इसी से निकली है। क्या वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इस प्रॉपर्टी में एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो, अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स की अगर आप वैल्यू निकाल लें और वो बराबर आ जाए एफ एक्स के, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, है ना। अगर ये वाली चीज़ जो है ये एफ एक्स के बराबर हो गई, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो गया, तो अगर ये जुड़ जाएंगे ना भाई, ये जुड़ जाएंगे तो कुछ ऐसा ही तो दिखाई देगा। समझ में आ गई? ठीक है, इसी तरीके से अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स बराबर हो जाए माइनस एफ एक्स के, तो उस हिसाब से ये वाली प्रॉपर्टी कैसे बन जाएगी? ये वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसे बन जाएगी। समझ में आ गई? तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है वो बेसिकली इसी से ही आई है, इनका भी इस्तेमाल होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, किस टाइप के क्वेश्चन में होता है? इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है उस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे 0 से पाई लिखा हो। अगर किसी लिमिट में, अगर बाउंड्री में, अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री जो है वो 0 से पाई हो ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का तो बहुत इस्तेमाल होगा भाई, बहुत ज़्यादा, है ना। इस एक्सरसाइज में आपके 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जहाँ पे 0 से a वाली बाउंड्री मिल जाए तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमें 0 से पाई वाली बाउंड्री मिल जाए ना, तो उस टाइप के सवालों में इसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। समझ में आ गई? ठीक है जी, अब देखिए आप 9वीं प्रॉपर्टी। 9वीं प्रॉपर्टी आसान है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये प्रॉपर्टी कहती है कि माइनस ए से ए में जो एफ एक्स डी एक्स होता है ये बराबर होता है 2 ऑफ 0 से ए में एफ एक्स डी एक्स के, और ये बराबर होता है 0 के भी। वापस समझो, माइनस ए से ए में एफ एक्स डी एक्स जो है वो बराबर होता है 2 ऑफ 0 से ए में एफ एक्स डी एक्स के,
और कई कई बार ये जीरो के बराबर होता है। अब कौन सा इसके बराबर कब होता है, जीरो के बराबर कब होता है वो बताइए, अभी बताते हैं। इसके बराबर तब होगा जब जो एफ एक्स है वो एक सम फलन होगा, और इसके बराबर कब होगा, जब जो एफ एक्स है वो विषम फलन होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर सम फलन विषम फलन क्या चीज़ है, ये वैसे तो 11वीं क्लास में आता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सम फलन ऐसे फलन होते हैं जहाँ पे अगर मैं मान लो कि एफ एक्स की वैल्यू निकालूँ और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालूँ, ये दोनों बराबर आ जाए ना, तो उसको सम फलन बोलते हैं। एफ एक्स की वैल्यू निकालो चाहे चाहे एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालो, अगर ये बराबर आ गई तो वो सम फलन है भाई। जैसे तुम कोस एक्स को ले लो, है ना, ये मान लो कि ये एफ एक्स मैंने बराबर दे दिया कोस एक्स के, ठीक है, तो ये एक सम फलन है। क्यों, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू कोस एक्स है, और अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालूंगा तब भी क्या आएगी, आपके आंसर कोस ऑफ माइनस एक्स आएगा, लेकिन कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स के तो बराबर होता है, समझे। तो कोस एक्स एक ऐसा फलन है जो कि सम फलन है। ऐसे बहुत सारे फलन है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, है ना। साइन एक्स कैसा फलन है, साइन एक्स आपका विषम फलन है। कैसे बताता हूँ, तो आप एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आएगी सर जी साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर नहीं आ रहे। जहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाए वो सम फलन है, ठीक है, और जहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर ना आए वो विषम फलन है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री माइनस ए से ए है, माइनस ए से ए हो, माइनस 3 से 3 हो, माइनस 4 से 4 हो, इस तरीके से कभी किसी क्वेश्चन में बाउंड्री मिल जाए ना, तो आपको सबसे पहले इस एफ एक्स को चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि जो एफ एक्स है वो सम है कि विषम है। अगर ये सम है तो ये प्रॉपर्टी लगा देना, अगर ये विषम है तो ये प्रॉपर्टी लगा देना, सिंपल, ठीक है। वापस समझ लीजिए, वापस बताता हूँ, ये 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कहाँ गई भाई, हाँ वापस समझिए, यहाँ से समझो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको बाउंड्री 0 से ए मिल जाए तो पक्की बात है कि ये प्रॉपर्टी वहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री 0 से ए मिल जाए तो उस क्वेश्चन में आप जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए माइनस एक्स लिख सकते हो, सीधी सी बात ये, इसको ऐसे याद रखो। ये वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री 0 से 2a हो, है ना, या फिर हम 0 से 2a बना सकें उसको, ठीक है, और हम बनाएंगे भी, कई ऐसे सवाल आएंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले, कई ऐसे सवाल आएंगे 0 से पाई बाउंड्री वाले, कई ऐसे सवाल आएंगे जहाँ पे हम बाउंड्री को 0 से 2a बनाएंगे। तो अगर बाउंड्री 0 से 2a मिल जाए तो एफ एक्स डी एक्स को हम ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी याद रखिए, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री माइनस ए से ए मिल जाए तो उस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो एफ एक्स है वो कैसा है, सम है कि विषम है। अगर सम हुआ तो ये तरीका लगाएंगे, विषम हुआ तो ये लगाएंगे, ऐसे याद रखिए, समझ में आ गई, ठीक है। अब कहेंगे इसका प्रूफ तो करा दो। इसका प्रूफ वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे कोसेक्स है, कोसेक्स कैसा फलन है, सम फलन है ना। तो कोसेक्स का ग्राफ बताना कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर ऐसा होगा, है ना। जो सम फलन होते हैं ना उनके ग्राफ की खास बात होती है कि जैसा ग्राफ लेफ्ट साइड में बनता है सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ राइट साइड में बनता है, ये खास बात होती है। तो अगर मान लो कि मैं आपसे कह दूं कि भाई कोई फंक्शन है उसका -1 से 1 के बीच में मुझे नेट एरिया चाहिए, तो वो असल मायने में 0 से 1 के एरिया के डबल के तो बराबर होगा। अगर मैंने कह दिया कि -1 से 1 के बीच का मुझे नेट एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताओ, तो ये असल मायने में किसका बराबर है, 0 से 1 के नेट एरिया के डबल के तो बराबर है। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखी है, -1 से 1 के बीच में जो एरिया है वो किसका बराबर होगा, 0 से 1 के एरिया के डबल के तो बराबर होगा, समझ में आ गई। तो इसलिए सम फलन होने पर ये इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। विषम फलन में ग्राफ ऐसा होता नहीं है ना। तो जब आप उनको जोड़ते हैं तो वो 0 बराबर हो जाता है। नेट एरिया की बात करूँ तो जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम समझ लो साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे लेट से -1 समझ लो तुम और यहाँ पे 1 समझ लो, ठीक है। मैंने अंकों में समझाने के लिए ऐसा लिखा है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि -1 से 1 के बीच में मुझे नेट एरिया बताओ, तो अगर इसका -1 से 1 के बीच में नेट एरिया देखोगे तो नेट एरिया का मतलब क्या होता है कि एक्स अक्ष के ऊपर जो एरिया है माइनस एक्स अक्ष के नीचे जो एरिया है उसको अपन नेट एरिया बोलते हैं। एरिया और नेट एरिया में फर्क है। एरिया तो होता है भैया टोटल एरिया बता दो, एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। नेट एरिया जो है वो उसका मतलब होता है कि एक्स अक्ष के ऊपर जो एरिया है और एक्स अक्ष के नीचे जो एरिया उनको घटा के बताओ, ठीक है। नेट एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, जबकि एरिया जो है वो शून्य और पॉजिटिव भी होता है हमेशा, समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि -1 से 1 के बीच में नेट एरिया बताओ तो आप कहेंगे सर शून्य है,
क्योंकि ये वाला एरिया में से ये वाला एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया घटाऊंगा तो शून्य तो आएगा, समझ में आ गया? तो इसलिए इसका आंसर शून्य आया था। ठीक है, क्लियर है बात मेरी? एक बार मैं वापस से रिकैप कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या समझाया। देखो भाई, कुल मिलाकर के मैंने 9 प्रॉपर्टी आपको लिखवाई हैं, इनको आपको रटना है मतलब रटना है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी मैंने ये लिखवाई कि ए से बी में एफ एक्स डी एक्स को हम लिखना चाहें तो ए से बी में एफ टी डी टी, ए से बी में एफ वाई डी वाई, ए से बी में एफ जेड डी जेड, ए से बी में एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, है ना, मतलब वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। पहली बात तो मैंने ये लिखवाई। दूसरी बात मैंने ये लिखवाई कि अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो निशान चेंज हो जाता है। तीसरी बात मैंने ये लिखा है कि ए से ए में एफ एक्स डी एक्स जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, चौथी बात ये लिखवाई कि ए से सी में जो एफ एक्स डी एक्स का नेट एरिया है वो बराबर होता है ए से बी का एरिया प्लस में बी से सी का एरिया। ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं आएगी इसमें। ठीक है, आपकी बुक में कुछ ऐसा लिखा है ए से बी में एरिया जो है वो बराबर होगा ए से सी में एरिया प्लस में सी से बी में एरिया, वैसे भी कह सकते हो। मैंने समझाने को आसान बनाने के लिए इसको ऐसे लिखवाया। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी मैंने ये लिखवाई कि आप ए से बी में अगर एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो उसमें जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ आप ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो। ठीक है, छठी प्रॉपर्टी ये लिखवाई, छठी प्रॉपर्टी बेसिकली इसी से बनी थी, इसी से ही बनी थी कि 0 से ए, अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें 0 से ए वाली बाउंड्री मिल जाए तो वहाँ पे उस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स लिखा है ना वहाँ वहाँ क्या लिख देना, ए माइनस एक्स लिख देना। ऐसे रटवाया था तुमको। ठीक है, फिर सातवीं प्रॉपर्टी मैंने कहा कि अगर किसी क्वेश्चन में 0 से 2a बाउंड्री दिख जाए, है ना, या फिर हमें कई बार क्वेश्चन में 0 से 2a बाउंड्री बनानी पड़ेगी। किस टाइप के क्वेश्चन में 0 से 2a बाउंड्री बनानी पड़ेगी? जहाँ पे लिमिट जो है 0 से पाई होगी ना, उस टाइप के क्वेश्चन को हमें 0 से 2a में बदलना पड़ेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तब और अच्छी तरह से समझाऊंगा। अभी ऐसे समझो, अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री 0 से 2a हो, है ना, तो उस क्वेश्चन को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। इसको रट लीजिए। आठवीं प्रॉपर्टी इसके इसी से बनी थी, कुछ अलग थे नहीं इसमें। नौवीं प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री माइनस ए से ए हो तो वहाँ पे जो, अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री माइनस ए से ए हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स को चेक करेंगे। अगर एफ एक्स सम है तो इसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स विषम है तो इसके बराबर हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है वो मैंने अभी अभी आपको ग्राफ के माध्यम से बता दिया। तो ये 9 प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई हैं, इनको आप याद कर लीजिए, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आज के लेक्चर में मैं आपको 0 से ए बाउंड्री वाले जो क्वेश्चन है ना वो कराऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, 0 से ए बाउंड्री वाला क्वेश्चन है, 0 से ए बाउंड्री वाला क्वेश्चन है, 0 से ए बाउंड्री वाला क्वेश्चन है, 0 से ए बाउंड्री वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, जैसे 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन, 12 तक ही कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन कल करवाएंगे। तो आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे बाउंड्री 0 से ए है। ठीक है, और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि अगर किसी क्वेश्चन में बाउंड्री 0 से ए हो तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ क्या लिख दोगे, बताना जरा एक बार। तो आप कहेंगे सर वहाँ वहाँ हम लिख देंगे ए माइनस एक्स। तो इसको आप ऐसे रट लीजिए, अगर बाउंड्री 0 से ए मिल जाए तो उस क्वेश्चन में हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए माइनस एक्स लिख देंगे। सीधी सी बात ये है, और क्वेश्चन बहुत आसानी से निकलेगा तुरंत। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको, फर्स्ट क्वेश्चन से ही तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा सा जूम इन कर लूँ। तो हमें इस फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन बताना है। तो पहले हम क्या करते थे, इस फंक्शन का इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बताते थे, फिर बाउंड्री सेट करते थे, फिर आंसर निकलता था, है ना। तो ऐसे करते थे, लंबा प्रोसेस था। अब चूंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं तो ये जो क्वेश्चन है इनको हम बहुत आसानी से छोटे तरीके से कर सकते हैं। छोटे तरीके से कैसे वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो बाउंड्री क्या है, 0 से ए, और मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर बाउंड्री 0 से ए मिल जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, उस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स लिखा है, उस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे क्या लिख देना, ए माइनस एक्स। यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है ना वहाँ पे मैं लिख दूंगा π/2 माइनस एक्स, ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, वही चीज़ है, सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए आप एक काम करिए, इसको सबसे पहले आई मान लीजिए, माना आई बराबर, इसको मैंने मान लिया आई के बराबर। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर किसी डेफिनाइट इंटीग्रेशन के सवाल में बाउंड्री 0 से ए हो तो हम वहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे होगी। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ में आ गई। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया वो बताने की जरूरत नहीं है टीचर को, डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, बताना चाहें तो बता भी सकते हैं, लेकिन ना भी बताएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
चलो हम बता देते हैं। अगर आप ना बताते फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद भी हो जाए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 0 से a एफ ऑफ 0 प्लस a माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया भाई। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो समझ लो। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, बेसिकली यही चीज़ हुई। अब कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर 2, और इनको कर दो ऐड। इससे तुम्हारा तुरंत आंसर निकल जाएगा। 1 और 2 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर मैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ऐड करूंगा तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। अगर मैं इसमें ये जोड़ूंगा तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री सेम है। यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या है, यहाँ पे कोस स्क्वायर क्या है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो तो 2i बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 1 dx। 1 को बाहर निकाल लो। ठीक है, 1 को हमने बाहर निकाल लिया, ऐसे समझ लो। अब dx का आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो dx का सबसे पहले इंटीग्रेशन ज्ञात कर लो। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, फिर बाउंड्री लगा दो 0 से पाई बाय 2, सोल्व कर लो इसको। तो अगर तुम इसको सोल्व करोगे तो 2i बराबर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0 के, है ना। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 4, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, पाई बाय 4। ये आंसर आ गया। थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमने क्या किया, हमें यहाँ पे बाउंड्री 0 से पाई बाय 2 दिखी, तो जहाँ पर भी बाउंड्री 0 से पाई बाय 2 दिखे तो वहाँ पे आपको x की जगह क्या लिखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखना है। अगर बाउंड्री 0 से a दिखे तो वहाँ पे आपको x की जगह क्या लिखना है, a माइनस एक्स लिखना है ना। तो उसी चीज़ के हिसाब से हमने यहाँ पे x की जगह क्या लिख दिया, पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दिया। इससे क्या होगा, ये इसके बराबर बन गया। अब इसको मैंने जोड़ दिया, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपको, आगे जितने क्वेश्चन है ना उन सब में यही प्रोसेस लगेगा। तो इनको जोड़ दीजिएगा, जोड़ेंगे सोल्व करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा, आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन मिल जाएगा। इसका डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या आएगा, पाई बाय 4 आएगा। ये आपको आंसर मिल गया। समझ में आ गई। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, मानते हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसमें भी सेम प्रोसेस होगा ना, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और करो। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे भी बाउंड्री 0 से a वाली मिल रही है, तो वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको आई मान लूँगा। ठीक है, आई मैं यहीं से मान लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, वाइट पेन करके इसको मिटा देते हैं। एक जगह फालतू लिखनी पड़ती है ना, तो इसको मिटा करके इसी को आई मान लेता हूँ। तो हम क्या कह देंगे, माना आई बराबर, मैं आंसर करा रहा हूँ डायरेक्टली। आई बात समझ में, मैंने क्या कर दिया, इसको आई मान लिया भाई। अब सेकंड स्टेप क्या होता था, सेकंड स्टेप क्या होता था कि चूंकि यहाँ पे बाउंड्री 0 से a है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, है ना। a माइनस लिख सकते हैं ना उसी हिसाब से। तो ये जो क्वेश्चन है अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स, बटे में रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स। कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। समझे, कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी थी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता है ना, इसलिए मैं इस चीज़ को ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। समझ में आ गई। अच्छा जी, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इनको कर दो ऐड। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2i बराबर 0 से पाई बाय 2। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो एलसीएम देखो, ये और ये सेम चीज़ लिखी है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स। और ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर भी यही चीज़ बनेगी, नोटिस करिए। ठीक है ना। अब ये कट गया, ऊपर क्या बच गया, 1 dx। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dx का इंटीग्रेशन होगा सर जी x, और यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी बाउंड्री। अब अपर बाउंड्री की वैल्यू में से लोअर बाउंड्री की वैल्यू घटा दो, तो यह आ जाएगा आपके पास पाई बाय 2 माइनस 0, यानी कि आई की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। कितनी जल्दी आंसर निकल गया। और अगर मैं इसको बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करता ना तो बहुत टाइम लगता है भाई, पहले हर का प्रमेयकरण करना पड़ता, बहुत लफड़ेबाजी करनी पड़ती है, फिर जाकर निकलता। लेकिन प्रॉपर्टी लगाने से तुरंत आंसर निकल गया।
समझ में आई? क्लियर? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, आप वीडियो पॉज करके आप इसको खुद ब खुद ट्राई करो, मैं करवा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बाउंड्री हमारी 0 से a, तो मैं आपको क्या बताया था कि बाउंड्री अगर 0 से a मिल जाए तो उस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, a माइनस एक्स लिख देंगे। ऐसे रटवाया था ना, तो वही चीज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको i मान लिया। ठीक है, समझ रहे, मैं डायरेक्टली हल करवा रहा हूँ इसका, ठीक है ना। मैंने क्या मान लिया, इसको i मान लिया इसको। अब चूंकि यहाँ पे बाउंड्री 0 से a है, तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ पे a माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह a माइनस एक्स लिखूंगा, यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखूंगा, तो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन एक्स। समझ में आ गई? अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में सर ये लिखा है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स। सेम चीज़ यहाँ पे ये हो जाएगा सर जी साइन एक्स की पावर होल पावर 5, ऐसा हो जाएगा। अब इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, और इनको दिया जोड़। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 कोस एक्स की पावर 5 प्लस में साइन एक्स की पावर 5, ऊपर भी यही चीज़ बनेगी dx। अब ये कट जाएगा, यहाँ पे बनेगा 1 dx। 1 dx का डेफिनेट इंटीग्रेशन याद करना है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन याद करेंगे, फिर बाउंड्री लगा देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा पाई बाय 2 माइनस 0। ये तो 2i की वैल्यू आई, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आया, पाई बाय 4। ठीक है, अब इसको ऐसे मत रटिएगा कि भाई अगर बाउंड्री हमारी 0 से a आ गई तो बाउंड्री अगर 0 से, तो इसको ऐसे मत रटिएगा कि अगर बाउंड्री 0 से आ गई ना तो हमारा आंसर हमेशा पाई बाय 4 आएगा। ऐसे मत रटिएगा, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता है कि अगर बाउंड्री 0 से a आ रही है तो आंसर पाई बाय 4 आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होता है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको ऐसे मत रटिएगा भाई, समझ में आगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आसान लग रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई यहाँ भी बाउंड्री 0 से a वाली है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसको i मान लेते हैं। फिर हमें पता है कि अगर बाउंड्री 0 से a हो तो उस क्वेश्चन में हम जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ पे a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिख सकता हूँ, a माइनस एक्स, यानी 0 + 1 माइनस एक्स, मतलब है ना। तो जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 0 + 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स। a माइनस एक्स यही होगा ना भाई, ठीक है। अब dx में मत लिख देना, तो कभी तुम ऐसे लिख दो। dx तो अलग चीज़ है ना, dx कोई ऐसा चीज़ नहीं कि गुना हो रही है, dx की गुना गुना कुछ नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। dx अलग चीज़ है, ठीक है, ये तो सिंबल है, ऐसे समझो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ वहाँ ने a माइनस एक्स लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। कहने का मतलब कि अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। अब कहेंगे सर ऐसा ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रही थी ना भाई। गुणा का इंटीग्रेशन याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, हम सबसे पहले कोशिश यही करते हैं कि गुणा तोड़ी जा सके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गुणा को तोड़ करके इस तरीके से लिख दिया। ज़्यादा समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो कहने मतलब कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन याद करना चाहता हूँ या फिर मैं इसका इंटीग्रेशन याद करूँ, दोनों का इंटीग्रेशन सेम आएगा, इसका निकालो चाहे इसका निकालो, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि हम इनको जोड़ रहे थे, यहाँ पे जोड़ने का फायदा नहीं है क्योंकि कुछ बनेगा नहीं चीज़। पिछले जो 2-3 क्वेश्चन हमने किया वहाँ पे क्या था कि जोड़ने पर कुछ ना कुछ आसान चीज़ बन रही थी, एलसीएम सेम आ रहा था, 1 बन जा रहा था, कुछ ऐसा ऐसा बन रहा था। यहाँ पे कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे जोड़ने का फायदा नहीं है। हाँ, इसका इंटीग्रेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन याद कर लो। तो मुझे बेसिकली इस क्वेश्चन का डेफिनेट इंटीग्रेशन याद करना है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन याद कर लेता हूँ, फिर बाउंड्री लगा दूंगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस माइनस में बीच में माइनस का निशान है ना, एक्स की पावर n+2 अपॉन n+2, पावर में एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दी ना, और बाउंड्री लगा दो। अब अपर बाउंड्री की वैल्यू में से लोअर बाउंड्री की वैल्यू घटा लो। अपर बाउंड्री की वैल्यू क्या होगी, अपर बाउंड्री की वैल्यू होगी हमारे पास 1 की पावर n+1, जो कि एक ही होता है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक ही होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। अपर बाउंड्री के लिए आ गई, लोअर बाउंड्री के लिए बताना। तो आप कहेंगे सर अगर मैं एक्स के 0 रखूँगा तो 0 की पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगी, 0 ही आएगी। ये तो अल्टीमेटली 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये तो 0 ही आ गया। यानी कि हमारा आई इंटीग्रेशन किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया इसके। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो यही तो आएगा। एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा n+2 - n - 1 यानी कि 1।
ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पे हमने इन दोनों को जोड़ा क्यों नहीं, उसका रीज़न समझ में आया? क्योंकि कुछ बेनिफिट नहीं था ना। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था जोड़ने पर, है ना। हम काम वही करते हैं जिससे बेनिफिट हो। यहाँ पे जोड़ने में कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसका इंटीग्रेशन याद कर लो, इसका इंटीग्रेशन याद करो, इसका इंटीग्रेशन याद करो, आएगा तो सेम ही। तो हमने इसको तोड़ तोड़ के इतना किया, फिर इसका इंटीग्रेशन याद कर लिया। समझ में आ गई? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा सा साइज कम करना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, तो हमें इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन याद करना है। अब यहाँ पे हमें बाउंड्री दिख गई 0 से π/4, तो उसका तरीका क्या होता है कि भैया पहले इसको i के बराबर मान लो, मान लिया। अब आगे क्या करते थे सर, चूंकि बाउंड्री 0 से a है, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ पे हम a - x लिख सकते हैं, यानी कि π/4 - x लिख सकते हैं। तो लिख देंगे, जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आप π/4 - x लिख सकते हो। ऐसा हो गया। अब टेंजेंट a - b का फॉर्मूला याद है तुमको? याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ। टेंजेंट a - b का सूत्र होता है टेंजेंट a, जो ये टेंजेंट π/4 जो कि 1 होगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया। टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट a, टेंजेंट π/4 1 होता है इसलिए मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया। टेंजेंट a गुणा टेंजेंट b, ये सूत्र होता था। समझ में आ गई? अब टेंजेंट x की 1 से गुणा करोगे तो बेसिकली टेंजेंट x ही बनेगा। तो कुछ ऐसा ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम एलसीएम लेके, तो ये बराबर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 1 प्लस टेंजेंट एक्स प्लस में 1 माइनस टेंजेंट एक्स, तो 1 + 1 यानी कि 2, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना ज़्यादा आसान रहेगा या फिर इनको जोड़ दूँ तो वो चीज़ करने पर जो चीज़ बनेगी उसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना ज़्यादा आसान रहेगा? तो आपका आंसर, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना इतना आसान रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे log x होता तब भी चलो हम इंटीग्रेशन ज्ञात कर लेते log x का, है ना। फिर भी हमें वैसे सूत्र नहीं पता log x का इंटीग्रेशन का, है ना। अब यहाँ पे x की जगह क्या लिखा है, लीनियर फंक्शन नहीं लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, बहुत खिचड़ी बन जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना आसान नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इंटीग्रेशन ज्ञात करना आसान था, तब हमने कर लिया था। वहाँ पे जोड़ने से जो चीज़ बन रही थी उसका इंटीग्रेशन हम उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि भाई इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं कुछ बात बनेगी कि नहीं बनेगी, वो चेक करते हैं। और मुझे लग रहा है कि बात बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी लोग लिखा है, यहाँ पे भी लोग लिखा है, यहाँ पे भी 1 + tan x लिखा है और यहाँ पे भी देखा जाए तो 1 + tan x लिखा है। तो जोड़ूंगा तो कुछ ना कुछ लोग की प्रॉपर्टी के अनुसार कुछ ना कुछ बात बनेगी यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ उसको। यहाँ तक नोट कर लिया। अब इनको देते हैं जोड़, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2i बराबर, i में i जोड़ेंगे तो 2i बन गया ना। थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, i में अगर मैं i जोड़ूंगा तो 2i बन जाएगा। और अगर मैं देखूँ तो बाउंड्री सेम है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बाउंड्री को मत जोड़ देना, log 1 + tan x प्लस में log 2/1 + tan x, कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब log m + log n, इसका कोई सूत्र पता है तुमको? तो आप कहेंगे सर log m + log n ये बराबर होता है log m गुणा n के। log जमा को गुणा में अंदर बदलता है, ये चीज़ बताई थी ना, ऐसे रटवाई थी, है ना। तो तुम इसको ऐसे समझो कि log m + log n बराबर होता है log m गुणा n के। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log दिस गुणा दिस। अगर मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, 2 ही बनेगा, कट जाएगा ना बाकी सारी चीज़ें। तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक है जी, और तो कुछ सोल्व कर नहीं सकते, इसको हो गया बस। अब log 2 क्या है, एक अंक है। log 2 क्या है, एक अंक। तो अंक को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर log x होता फिर मैं बाहर नहीं निकाल सकता था भाई, लेकिन log 2 है ना, तो वो एक अंक है तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो कुछ ऐसा हो गया, ऐसा। ठीक है, तो अब मुझे dx का 0 से π/4 में डेफिनेट इंटीग्रेशन याद करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, पहले इंटीग्रेशन याद कर लूँगा, फिर बाउंड्री लगा दूंगा।
तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, बाउंड्री लगा दो इसके ऊपर, है ना। अब अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री घटाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, π/4 -0 होगा, π/4 ही रहेगा फिर वो। ये 2 नीचे आ जाएगा तो हमारे पास i का वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी π/8, और हमें i की ही तो वैल्यू निकालनी थी, आ गई हमारे पास, समझे। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया, आसान था, कोई दिक्कत आई इसके अंदर नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखो। ओ, थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो गई, ये 2 में खा गया बीच में, 2 को भी तो बाहर लिखना है, तो ये इसका आंसर आएगा log 2 × π/8, ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस 2 से 8 को काटने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कटेगा भाई, ये तो log 2 है ना, अकेले log का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम मान लो कि अकेला साइन लिख देते हो, इसका कोई मतलब है क्या, नहीं ना, साइन x लिखना पड़ता है तुमको, तो सेम चीज़ के साथ है, ये इस 2 से ये 8 मत काट देना, समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, तो इस क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन का 0 से 2 में डेफिनेट इंटीग्रेशन याद करना है। तो वापिस से 0 से a वाली चीज़ आ गई। तो मैंने क्या बताया था कि अगर तुम्हारी बाउंड्री 0 से a हो तो तुम सबसे पहले काम क्या करोगे, उसको i मान लोगे, फिर जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ क्या लिख सकते हो, 2 - x, है ना, प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ पे मैं 2 - x लिख देता हूँ, ठीक है। रीज़न देना चाहो तो लिख दो, अगर रीज़न नहीं भी दोगे तो कोई नंबर नहीं काटता इस चीज़ का, समझ में आई। ठीक है, रीज़न मैंने दे दिया फॉर्मेलिटी के लिए। अच्छा जी, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखें तो अंदर बन जाएगा x, ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। इसकी गुणा कर लेते हैं, ये तो है ना, इससे पिछले से पिछला जो क्वेश्चन आया था वैसा वैसा दिख रहा है अपने को, है ना। तो इसकी गुणा कर लेते हैं। तो आप अगर मैं इनको जोड़ दूँ कुछ बेनिफिट नहीं होगा क्या, जोड़ के देख लो चाहे तो तुम, लेकिन मैं कहूँगा कि जोड़ने से कोई बेनिफिट होगा नहीं, वैसे तुम चाहे तो जोड़ के देख लो, निकल जाएगा आंसर वहाँ से, लेकिन यार गुणा करने से ज़्यादा गुणा करना ज़्यादा बेहतर रहेगा इसके अंदर, दिख रहा है ना, साफ साफ आराम से गुणा हो जाएगी, इंटीग्रेशन भी ज्ञात कर सकते हैं गुणा करने के बाद। तो गुणा कर लेते हैं। तो गुणा ज्ञात करना है, गुणा करना है इसकी, तो ये हो जाएगा 2√x माइनस x√x, यानी कि x की पावर 3/2, कुछ ऐसा हो गया। अब इंटीग्रेशन नहीं ज्ञात कर सकते तुम इसका, अब इसमें बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर लो, बाउंड्री लगा दो उसके अंदर। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं, बाउंड्री लगाते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 1/2 लिखा है, ठीक है। तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। यहाँ पे x 3/2 लिखा है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, और बाउंड्री लगा देंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा जी, अब अपर बाउंड्री की वैल्यू में से लोअर बाउंड्री की वैल्यू घटा दो, इसको साइड में कर रहा हूँ। अपर बाउंड्री की वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा सर जी 4/3, अपर बाउंड्री की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 2 की पावर 5/2, ये होगी अपर बाउंड्री की वैल्यू, माइनस लोअर बाउंड्री की वैल्यू घटा दो। तो लोअर बाउंड्री की वैल्यू निकालूंगा तो 0 हो जाएगा, सिंपल, बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3/2, तो एक काम करो, 2 की पावर 3 करके फिर उसकी पावर 1/2 कर लेना, है ना। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, 8 की पावर 1/2 क्या होगी, 2√2, 2√2 की 4 से गुणा होगी तो क्या आएगा, 8√2। यहाँ पे 2 की पावर 1/2 क्या होती है, √2, √2 की 5 से गुणा करें तो क्या आएगा, √2 की 5 से नहीं, √2 की पावर 5 करें तो क्या आएगा, तो √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2 और √2 को 5 बार गुणा कर लो यार, तो ये हो जाएगा 4√2, 4√2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4√2 की 2 से गुणा करेंगे तो 8√2, कुछ ऐसा हो गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 15, 3 पंजे 15, 5 किससे गुणा करना, 8 पंजे 40, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 16√2/15, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। समझ में आया, लॉजिक क्लियर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे भी बाउंड्री अगर आप देखें तो 0 से a है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते क्या है, हम सबसे पहले इसको i मान लेते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यार, तो मैंने इसको मान लिया भाई i, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं,
जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो अगर आप जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ वहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स। और यहाँ पे अगर आप पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो ये ऐसा दिखाई देगा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार रफ कॉपी पे। तो हो जाएगा साइन 2 अंदर चल जाएगा यानी पाई माइनस 2x। साइन पाई माइनस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। क्या साइन बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो साइन 2x हो जाएगा, है ना। यानी कि इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसको डायरेक्टली हम ऐसा ऐसा लिख देते हैं। समझ में आ गई। अब तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इनको जोड़ने पे कुछ बेनिफिट दिख रहा है तुमको। तो आप कहीं से कहीं आपने गलत तो नहीं कर दिया। नहीं, कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, मेरे को लगा कि गलत कर दिया, नहीं ठीक है ठीक है। इनको जोड़ते हैं, देखते हैं कुछ बेनिफिट बनेगा कि नहीं बनेगा। इनको मैं दर देता हूँ जोड़। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाय 2। अगर मैं इसमें ये चीज़ जोड़ता हूँ तो 2 log cos x प्लस में 2 log sin x, 2 कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा log sin x प्लस log cos x। इसका कुछ ना कुछ बात बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो माइनस log sin 2x और माइनस log sin 2x, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बन जाएगा 2 log sin 2x, है ना। साइन log sin 2x, log sin 2x, 2 log sin 2x नहीं बन गया क्या, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अब log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b होता है हमारे पास log a गुणा b। log जमा को गुणा के अंदर बदलता है ना, तो ये हो जाएगा log sin x गुणा cos x, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 log sin 2x। कुछ और तिकड़मबाजी करके देखते हैं। तो log sin x cos x किसका फॉर्मूला होता था, तुम्हें कहीं कोई फॉर्मूला याद है जिसपे sin x cos x चिपका हो। तो तुम कहोगे सर 2 sin x का फॉर्मूला होता था, ये 2 sin x का फॉर्मूला होता था 2 sin x cos x, है ना। 2 sin x का फॉर्मूला होता था, सॉरी sin 2x का फॉर्मूला होता था 2 sin x cos x। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे sin x cos x लिखा है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, इस 2 को नीचे लाते हैं, sin 2x बाई 2 ऐसा लिख सकता हूँ। कहने मतलब ये है, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, लिख देते हैं। ठीक है। तो 2i बराबर 0 टू पाई बाय 2 2 log, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है इसको मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। माइनस 2 log sin 2x, ये चीज़ होगी, dx तो है ही, याद बात समझ में आ गई। अब log m बाई n, log भाग को किसमें बदलता है, घटा के अंदर, तो इसको घटा के अंदर बदलते हैं। अब फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, है ना, क्योंकि उसमें फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा ना। ठीक है। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर सकते थे वैसे तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कट जाएंगे कुछ चीज़ें भी कटेंगी। ये देखो log m बाई एन है, तो log m बाई एन को किसमें मिलता है, log m माइनस log n में। तो इसको मिल सकता हूँ 2 की इसके साथ गुना हो जाएगी ना, 2 log sin 2x माइनस 2 log 2 माइनस 2 log sin 2x। देखो कट गया ना, यही चीज़ हम चाह रहे थे बेसिकली कि भाई आसान बन जाए चीज़ें। तो ये कट गई, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 2 log 2, ये पूरा पूरा एक अंक है, इसको बाहर निकाल लो और इसका इंटीग्रेशन करोगे तुम तो ये हो जाएगा हमारे पास x, बाउंड्री लगा दो, अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री की वैल्यू घटा दो, तो i की वैल्यू आपके पास फाइनली क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास पाई बाय 4, यहाँ पे आएगा, ऐसे आ जाएगी। इस 2 से ये काट सकते हो, इस 2 से नहीं कटेगा, इस 2 से कट जाएगा। तो आपके पास i की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई log 2 बाय में 2, ये आपके पास आंसर आ गया। एक बार आंसर चेक कर ले। ठीक है, आसान था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप खुद ब खुद ट्राई करो पहले। ठीक है,
तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने खुद ब खुद ट्राई कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको सोल्व करता हूँ, है ना। देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन याद करो, है ना। तो सबसे पहले इसको मैं आई के अब मान लेता हूँ। ठीक है, अब बाउंड्री चूंकि 0 से a है, तो जहां जहां x है वहां वहां पे मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन पाई माइनस एक्स सर साइन एक्स ही होगा, कुछ ऐसा हो गया। अब इनको जोड़ने का बेनिफिट है कि नहीं है आपके सब? बिल्कुल, इनको जोड़ने का ही बेनिफिट लग रहा है मेरे को। तो इनको अपन जोड़ लेते हैं क्योंकि सेम चीज़ बन रही है ना नीचे, इसलिए, और बाउंड्री भी सेम है। तो इनको अपन जोड़ के देखते हैं कि कुछ बात बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, नहीं तो आप इसको 0 to 2a वाले तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन मैं इस तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था ना कि अगर आपको बाउंड्री 0 से पाई मिल जाए और अंदर ट्रिग्नोमेट्री हो, तो आप उसमें 0 से 2a वाला तरीका लगा लेना। तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन अपने इससे करके देखने की इससे बनेगी नहीं बनेगी बात। तो ये कुछ ऐसा हो गया। बस ऐसे ही हो गया और क्या। अच्छा, इनको जोड़ा नहीं ना, जोड़ दें, ठीक है। तो इनको जोड़ दो भाई, तो ये जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, यानी कि पाई, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई? पाई को तुम बाहर निकाल लो क्योंकि वो तो एक अंक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब 1/1 + sin x dx, इसका इंटीग्रेशन याद कर सकते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल, इस टाइप के क्वेश्चन का हमने इंटीग्रेशन याद किया था, रफ कॉपी पे याद कर लेते हैं। टीचर को करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं करके दिखाओगे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि दिखा देना टीचर को करके। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन याद करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे याद करते हैं? तो आप कहेंगे सर एक काम करेंगे, ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से भाग कर देंगे। नहीं, इसका इंटीग्रेशन याद करना है ना। 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर दो, 1 माइनस साइन एक्स से भाग कर दो, कुछ बात बनेगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स से गुणा और 1 माइनस साइन एक्स से भाग करूंगा ना, तो कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब 1/cos स्क्वायर क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा? ये होगा 10x सेकेंड एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सेकेंड एक्स, है ना। ठीक है, कहने का मतलब कि इसका इंटीग्रेशन याद करो तो ये आएगा। लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2i बराबर हो गया पाई इंटू 10x माइनस सेकेंड एक्स, और यहाँ पे हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। अपर लिमिट की वैल्यू में से लोअर लिमिट की वैल्यू घटा दो, आपका आई की वैल्यू आ जाएगी। तो अपर लिमिट की वैल्यू बताना, टेंजेंट पाई माइनस सेकेंड पाई। टेंजेंट पाई पे कितना होता है? टेंजेंट पाई पे साइन पाई पे कितना होता है? पहले तो ये बताओ। 0। साइन पाई पे अगर 0 है तो 0 बाय कुछ भी लिखोगे, साइन पाई बाय कोस पाई करोगे तो 0 आना है ना। तो टेंजेंट पाई पे हो गया 0। सेकेंड पाई पे आपके सब कोस पाई पे क्या होता है? कोस पाई पे ग्राफ याद करो कोस का, 0 फिर π/2 पे 1, फिर 0 π/2, उसके बाद जाता है -1, और नहीं 0 π/2 फिर पाई -1 आता है, -1, यानी कि सेकेंड पाई हो गया हमारे पास -1, ऐसा हो गया। तो अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री घटानी है। लोअर बाउंड्री क्या जाएगी? टेंजेंट 0 पे क्या होता है? 0, और सेकेंड 0 पे क्या होता है? आप कहेंगे सर कोस 0 पे क्या होता है? 1। तो उस हिसाब से सेकेंड 0 पे क्या होगा? इसका उल्टा इनके 1, ऐसा हो जाएगा। समझे? बाउंड्री लगा दी मैंने, अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री घटा दी। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, और 2 से 2 कट जाएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई। ये हमारे पास आंसर आ गया। लॉजिक समझ में आया? इसका आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार। यही है, समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। आज हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और देखो मैंने आपको कहा था ना कि उस प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा 0 से a वाली प्रॉपर्टी का। तो देखो जितने भी क्वेश्चन थे सब में 0 से a वाली प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताया था ना कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको 0 से पाई मिल जाए लिमिट, और अंदर ट्रिग्नोमेट्री लिखा हो, तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं।
अब कई बच्चे कहेंगे सर 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी का कैसे इस्तेमाल कर सकते थे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, 0 से 2 इंटू पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते थे, तो 0 से 2a बन गया। तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन करने की जरूरत नहीं पड़ी, इससे भी आसानी से निकल गया। ठीक है, अगर इससे आसानी से नहीं निकलता ना तो 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आपको मैं एक काम देता हूँ कि आप ये 17वां क्वेश्चन करके आइएगा। ये 17वां क्वेश्चन खुद ब खुद करिएगा, ठीक है। और जो बाकी क्वेश्चन करने हैं अपने को, वो मैं आपको कराऊंगा कल, ठीक है। ये 17वां क्वेश्चन खुद कर लेना बस, ठीक है, ये खुद कर लेना, बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।